नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। रायपुर में 72 घंटे के अंदर 7 लोगों की हत्या हो गई। मामूली बात पर लोग जान लेने को भी नहीं हिचक रहे। सवाल कानून व्यवस्था पर है, साथ ही लोगों की मानसिक हालात पर भी। एक सुंदर और शांत रहने वाला शहर, अचानक इस शहर को क्या हो गया? यही हाल पूरे राज्य का भी है। आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। जाहिर है, इस स्थिति को ठीक करने की पहली जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, लेकिन ये काम प्रदेश के लोगों का भी है। आज हम किसी पर सवाल उठाने की जगह इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे छत्तीसगढ़ को सुकून वाला प्रदेश बनाया जा सकता है। और एक तरफ हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर अपराध के मामले देखे जाए, आपराधिक आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो बीते कुछ वक्त से ये आंकड़े चौंका रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों को मेडल मिल रहे हैं, आज ही ये खबर सामने आई, और दूसरी तरफ जो ये तस्वीर है, आखिर ये कैसी तस्वीर है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार है, या सिर्फ पुलिस प्रशासन की ही कोशिश से सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, या समाज का भी एक कर्तव्य है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लोगों के मानसिक हालात बेहतर नहीं हैं, या कोई वजह है जिस वजह से उनके अंदर एक गुस्सा है, एक नाराजगी है? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा और करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाओं से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते 3 दिनों में रायपुर में अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की जान चली गई है। रायपुर के अवंती विहार क्षेत्र में घर में घुसकर बुजुर्ग पति पत्नी पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। बुजुर्ग की हेलमेट से पीटकर हत्या कर दी, जबकि महिला की हालत नाजुक है। आरोपी मौके से जेवर लेकर भाग गए। पुलिस के अनुसार मृतक रत्नेश बनर्जी FCI में अधिकारी पद से रिटायर हुए थे और पत्नी माया बनर्जी के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा दुबई में, जबकि छोटा बेटा रवि बनर्जी कोलकाता में रहता है। पुरानी बस्ती के भाटा गांव में गुरुवार को जुआ खेलने के दौरान संजय यादव और आनंद सिंह के बीच में विवाद हुआ। इस दौरान संजय पर 3-4 लोगों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया और आनंद पर बियर की बोतल घोंप दी, जिस पर दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर की कचना में ड्राइवर सुंदर साहू ने पत्नी के साथ अवैध संबंध की शंका पर प्रेम शंकर साहू की हत्या कर दी। तेलीबांधा में पुरानी रंजिश के चलते कृष वर्मा की 3 लोगों ने की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तिल्दा में अज्ञात लोगों ने अमन प्रकाश रात्रे नामक युवक की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तिल्दा में पुलिस को झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसके शरीर में चोट के निशान हैं, जिस पर पुलिस का मानना है कि हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे ये अभी जो घटनाएं हुई हैं, इनके बैकग्राउंड में अभी कोई ऐसा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिखा है। तो ये देखा जाए तो ये सडन आउट ऑफ सडन ये अपराध हुए हैं। और कई मामलों में हम लोग देखते हैं कि लोग नशे में जब रहते हैं तो इस तरह से वारदात कर रहे हैं। नशे के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर है। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि पहली बार सरकार और जनता में अविश्वास पैदा हुआ है। इसलिए क्योंकि सरकार समय पे कार्रवाई कर नहीं रही है, जो घटना रुक सकती थी उसको रोक नहीं रही है। सरकार की IB, LIB इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलियर है। कहीं ना कहीं सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है। हम लगातार मांग भी किए कि गृह मंत्री को बर्खास्त करो, हटा दो, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए। अब गृह मंत्री जवाब लेने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है, तो अब तो हमारा है कि दोनों को ही हटा देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर कहते हैं कि कांग्रेस के समय ज्यादा अपराध था, अपराध पर सरकार सख्ती से निपटेगी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस्तीफा देना कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर घटना की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा घटना घटित हुए हैं, सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, सबसे ज्यादा चाकूबाजी हुए हैं। इसलिए दीपक बैज जी को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। और जहां तक जो घटना घटित हुई है, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। सरकार इसकी समीक्षा करेगी, गृह विभाग इसकी समीक्षा करेगी। जो भी दोषी है उस पर बड़ी सख्ती से हम निपटेंगे। अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकारी इच्छा शक्ति जरूरी है,
तभी कानून का राज कायम होगा और अपराधियों में खौफ कायम होगा। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में महज 72 घंटे के अंदर 7 लोगों की हत्या के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष हमलावर है, सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो वही बीजेपी विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। पर सियासत से इतर अगर हम इस स्थिति को बेहतर करने की बात करें तो वो क्या कुछ कोशिश हो सकती है, कहां से इसकी शुरुआत करनी होगी, तमाम सवाल है। और हमारे साथ एक खास पैनल भी। सबसे आपका परिचय कराते हैं। रविंद्र उपाध्याय, पूर्व एएसपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कपिल काकर साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर घई हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी जो पल पल की अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं, जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जुल्फिकार, जरा बताएं स्थिति क्या है, कैसी है, क्या कुछ कोशिश की जा रही है, हालात कैसे हैं? आपसे एक अपडेट, उसके बाद हमारे साथ मेहमान भी हैं, सबसे समझेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर बीते दिनों देखें तो लगातार ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगर इसके पहले बालोद बाजार की घटना देखें, कवर्धा को देखें, सूरजपुर देखें, फिर उसके बाद बलरामपुर देखें, अब राजधानी रायपुर में दीपावली के समय अगर देखें तो 7 मर्डर हो जाते हैं। हालांकि सभी जो अपराध की घटनाएं हैं उसके जो तरीके हैं और जो घटनाक्रम हुआ है वो सब अलग अलग हैं, तो इस पे कई तरीके की बातें कही जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं और उसके पीछे बढ़ने के अलग अलग घटनाओं में अलग अलग कारण हैं। लेकिन एक कारण जो कॉमन ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसकी जिस तरीके की साख होनी चाहिए उस साख पर कहीं ना कहीं ये बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे पुलिस विभाग रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे पुलिस विभाग की तत्परता जो होती है उसकी वजह से उसे रोका जा सकता है, इंटेलिजेंस की वजह से रोका जा सकता है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी अपराध को अगर अंजाम दे रहा है और वहां पर अगर किसी भी तरीके की कोताही होती है तो उस पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। राजधानी रायपुर में जो घटनाएं हुई, 7 लोगों की हत्या हुई, आज भी अगर देखें तो जेल के बाहर फायरिंग होती है, मिलने जा रहे होते हैं उन पर फायरिंग की जाती है और जानलेवा हमला किया जाता है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अपराधी हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रशासन का खौफ कम है कि जेल परिसर में अगर फायरिंग कर दी जा रही है तो अपराधियों के हौसले किस तरीके के हैं, उन पर, इंस्टीट्यूशन पर उन पर भरोसा कहीं ना कहीं नहीं है और जो खौफ होना चाहिए वो खौफ नहीं है कि, तो यही वजह है कि अपराध इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और बड़ी बात यह है कि हम एक रेस में जिसमें हम आगे हैं, यहाँ गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री पुलिस पदक का ऐलान किया। 180 से ज़्यादा अधिकारी जो हैं और प्रशासन के लोग जो हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। दूसरे बड़े पहलू को अगर हम याद करें तो हम दंड संहिता से अब न्याय संहिता की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हम इस रेस में काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ सवाल भी इस रेस में हैं और ये बड़ी ऐसे सवाल हैं जिस पर हमें नज़र बनानी होगी। रविंद्र उपाध्याय जी, एक बड़ा सवाल है सर, महकमे में आप काफी वक्त तक रहे हैं, इस मुश्किल को, जो ये मानसिकता है, जो लोग बिना सोचे समझे या फिर आवेश में आकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? तात्कालिक या दूरदर्शी योजनाएं क्या हो सकती हैं? किस तरीके से एक बड़ा इंपैक्ट हम इस पर डाल सकते हैं, समाज को बदलने की कोशिश की जा सकती है? देखिए सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी लोगों को दीपावली की बधाई देना चाहता हूं। और आपने जो एक अच्छा प्रश्न उठाया है कि रायपुर में 72 घंटे में 7 हत्याएं हुई, तो यदि इसका समग्र हमको विवेचना करना है तो जो अपन बातचीत चलेगी वो दूसरे धारा में चले जाएगी। तो यदि आप एक एक हत्या के बारे में अलग अलग विचार करेंगे तो जो बातचीत का तरीका है वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, देखिए पुलिस क्या, कोई भी काम, किसी भी समाज में पुलिस की भूमिका 3 तरह से होती है। एक होता है उसका प्रिवेंटिव एक्शन, एक होता है उसका डिटेक्टिव एक्शन और तीसरा होता है उसका कनेक्शन। यदि कोई अपराध हो रहा है तो अपराध होने के पूर्व उसको रोका जा सके, वो होता है प्रिवेंशन। और पुलिस की मुख्य भूमिका प्रिवेंशन की होती है। तो त्योहार के आने के पूर्व हमने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या अथक प्रयास किए, क्या प्रिवेंशन है। जी
रविंद्र जी, बिल्कुल आप सही मसले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये जो अभी हादसे हुए हैं, जो कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है, इससे इतर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हम काफी कुछ और पहले जाकर देखें तो उसे किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है? हम पुलिस की कार्यप्रणाली और उन चीजों से हट के इसे बेहतर करने की दिशा में अगर हम एक सजेशन आपसे चाहें तो। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात आज के वर्तमान युग में मैं देख रहा हूँ, जो वर्तमान वातावरण में देख रहा हूँ, वो हो रहा है कि आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, डेंसिटी। रायपुर की डेंसिटी पहले क्या थी, आज क्या है, और उसका डेंसिटी बढ़ने के साथ में कितने लोग बाहर से आए, कितने लोग बाहर आके यहाँ रह रहे हैं, और उस अनुसार में आपका पुलिस का बल बढ़ा क्या। पुलिस आज इतना ज्यादा काम के दबाव में डूबी हुई है, वो वीआईपी ड्यूटी और लैंड ऑर्डर से उसको फुर्सत नहीं है, तो प्रिवेंट क्या करेगी। उसके अलावा आपने अभी कई दिनों आपने पेपर में देखा होगा, पुरानी न्यूज़ों को भी देखा होगा कि 5 साल से हम लोग की भर्तियां रुकी हुई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती रुकी हुई, कांस्टेबल की भर्ती रुकी हुई। तो जो फोर्स, एक सिपाही ज्यादा ज्यादा 5 काम कर सकता है, एक एसपी ज्यादा ज्यादा 10 काम कर सकता है, यदि आप उसको 100 काम करने के लिए बोलेंगे तो निश्चित रूप कहीं ना कहीं चूक होगी, और निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो हमको इस बात को भी ध्यान देना है कि हमने पुलिस बल को बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों और वर्तमान सरकार ने क्या तुरंत उपाय किए और उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आज का साइबर क्राइम घटित हो रहा है। सोशल मीडिया में जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि आज अमेज़न, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये गोपनीय रूप से डिलीवरी कर रही, उससे लोग चाकू बुलवा ले रहे हैं, उससे अन्य तरह के ड्रग्स बुलवा ले रहे हैं, अन्य तरह के सामान आ रहे हैं। तो क्या उनको प्रिवेंट करने के लिए जो डिलीवरी बॉय है या जहां से डिलीवरी आ रही है, उनको चेक करने के लिए पुलिस क्या कर रही है? हमको वहां पे भी ध्यान देना। अभी मैं देख रहा हूं वर्तमान में, चाहे रायपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जांजगीर हो, चांपा हो, बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में, चाकूबाजी की घटना ज्यादा बढ़ी। वो चाकूबाजी की घटना कई बार गंभीर हो जाती है, कई बार वो हत्या तक चली जाती है। तो चाकू आ कहां से रहे, इतने चाकू अचानक पैदे कहां से होते? तो जो डिलीवरी आखिर आ कहां से रहे? तो मैंने अभी जो पता किया, आसपास पता किया, तो आजकल अमेज़न से बंदूक आ जाती है, तलवार आ जाती है, अन्य चीजें आ जाती है। तो उसको रोकने के लिए भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है नशा। अपराध का सबसे बड़ी जड़ जो होती है वो नशा होता है। अभी हालांकि इसमें जो 7 घटनाएं हुई, इसमें नशे वाली तो मात्र 2 ही घटना दिख रही है कि एक जो जुआरी लोग आपस में झगड़ा किए वो लोग हैं, और एक जो तेलीबाना में एक लड़के का मर्डर हुआ है वो नशे से संबंधित दिख रहा है। बाकी तो जो 5 अन्य घटनाएं उनका नशे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो वो नशा जो है, उस नशे को रोकने के लिए हमारे तरफ से क्या प्रयास हो रहा है। मैं अभी खुद भी जब इलाकों में दाएं बाएं भ्रमण करता हूं तो मैं मानता हूं कि जो शराब के ठेके, अभी सुबह 7 बजे से भीड़ लग जाती है, 8 बजे भीड़ लग जाती है, तो उसको अवधि को हमको रोकना चाहिए। या तो हमको शाम को 4 बजे चालू करें या शाम को 6 बजे चालू करें। तो लोग जो सुबह 7 बजे 8 बजे से जाएंगे, वो अपने काम धंधे में लगेंगे, कुछ काम करेंगे, क्रियाशीलता रहेगी, और फिर शाम को 5-6 बजे आए तो उनको शराब मिले तो ज्यादा बेहतर है। लोग सुबह 7-8 बजे शराब पीने पहुंच जाएंगे। अब पहुंचने के बाद शराब पीने के बाद आदमी करेगा क्या? या तो गाली देगा, या झंझट करेगा, या मारपीट करेगा। इसके अलावा एक सूखा नशा भी सबसे बड़ी चीज है, जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि रायपुर बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा गया, बिलासपुर में बहुत सारा ड्रग्स अभी पिछले हफ्ते पकड़ा गया, भिलाई में बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा गया। तो जो सूखा नशा आ रहा है और जो युवाओं में घुस रहा है, पर्टिकुलरली नाबालिग बच्चे। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। 2 खास मसलों का आपने जिक्र किया। एक तो नशे की चीजें बाजार में उपलब्ध है, दूसरा आपने एक मसले का जिक्र किया है। डॉक्टर कपिल साहब, आपसे समझना चाहेंगे सर, ये बड़ा अजीब लगता है कि कई दफा ऐसा लगता है जैसे गुस्से में या आवेश में आकर या किसी खास मसले को लेकर विवाद होता है, और वहां पर हम क्राइम सीन कुछ वक्त बाद वहां पर पुलिस को देखते हैं क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेट करते हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सूबे में चाकू की खेप पकड़ी जाती है, ये चीजें आती हैं, उसके बाद कहीं विवाद होता है, लोग जाते होंगे बाजार में से खरीद के ले आते होंगे। ये तो प्लान्ड वे में हुआ ना सर, ऐसा लग रहा है। तो ये कैसी मनोदशा आप महसूस करते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं समाज में? ये इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बेरोजगारी है या गुस्सा है या क्या है? देखिए, आपको थोड़ा इसको ना मैक्रो लेवल के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि अगर आप साइकोलॉजी देखते हैं, एनवायरनमेंट, एक जो सिटीजन होता है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट देने का काम गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट एजेंसीज का होता है। अब आपने जो 7 जो मर्डर, ये जो आपने केसेस दिखाए, इसमें से मुझे ऐसा लगा कि कॉमन चीज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, तो जैसे आपके रिपोर्टर साहब ने कहा ठीक है, बट उसके साथ एक और था कि कॉमन चीज है कि ये लोग एक दूसरे को जानते थे 5 मर्डर्स में, और इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बदला लेने की भावना से खून करे हैं।
अब सवाल ये है, आदमी बदला लेने की भावना से खून कब करता है? वो तब करता है जब उसको पुलिस पे विश्वास नहीं होता, जब उसको जुडिशरी पे विश्वास नहीं होता, जब उसको लगता है कि भाई पुलिस के पास जाना बेकार है, जब उसको पता है भाई जुडिशरी के पास जाएंगे तो, क्योंकि जुडिशरी का अपना एक चक्कर होता है कि नो जेल बट बेल, या बेल नो जेल, तो जुडिशरी भी बेल दे देती है। तो कहने का मतलब है, जब एक ऐसा एनवायरनमेंट, पूरे, ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, ऐसा एनवायरनमेंट जब क्रिएट करा जाता है, जब आम आदमी को लगता है कि उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, चाहे वो पुलिस चौकी जाएगा, थाने जाएगा, वहां पे उसको नहीं सुना जाएगा, या कल को वो वकील के थ्रू जाएगा तो वहां पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो इस तरह की जो आपसी रंजिश है उसको कंक्लूड करने में इस तरह अनडिजायर्ड वे में बहुत बड़ा एक तो रोल प्ले करता है। और ये मैं सिर्फ यही की नहीं बात कर रहा, ये हमारे पूरे देश का दुर्भाग्य है कि पूरे देश में, जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा, एक तो इनकी एक जो हमारे देश में वीआईपी कल्चर है, तो आपके पास लोग सिटीजन्स के लिए नहीं है पुलिस, आपके पास लोग वीआईपी के लिए है। आपकी पुलिस अंडरस्टाफ्ड है, फिर अंडरस्टाफ्ड भी है, पर उसके बाद उसमें करप्शन भी है। दूसरा बहुत अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठाया, अब ये प्रिवेंटिव की बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन के अंदर भी बंदूकें कहां से आती है, चाकू कहां से आते हैं? तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब लोगों को सब चीजें एक्सेसिबल होगी एक करप्ट सोसाइटी में, जो ऊपर से नीचे करप्ट हो, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो नहीं है, डेटा का कोई नहीं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, सिस्टम आप नहीं चेंज करेंगे। जब तक आप सिस्टम नहीं चेंज करेंगे, इस तरह की चीजें बढ़ती जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अगर आप मानसिकता देखें, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है। अगर ये, अब आप देखिए, अगर आप ये कनाडा को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, जहां पे लोग खालिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट वो खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे वो अपने सिटीजन को बचाने के लिए इंडिया को दोषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग की ह्यूमन लाइफ साइकोलॉजिकली, क्योंकि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते और हम एक दूसरे के लिए जस्टिस के हिसाब से नहीं काम करते, इस वजह से हमारे देश में ये वाली चीज होते रहेगी। जब तक, देखिए, जब तक आपका ढांचा पुराना है, जैसे मैंने कहा एनवायरमेंट साइकोलॉजी एनवायरमेंट से आता है, जब तक आपका ढांचा पुराना है, उसमें आप ड्राइवर बीजेपी का बिठा दीजिए, कांग्रेस का बिठा दीजिए, किसी और पार्टी का बिठा दीजिए, अगर ढांचा आपका खराब है तो वो जो मर्जी ड्राइवर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप इस देश के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, जब तक आप इस देश के अंदर, और मैं रिफॉर्म्स की ये बात नहीं कर रहा कि आपने सिर्फ लोगों को बढ़ा दिया, आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, आप पुलिस कर्मियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, आपके पुलिस कांस्टेबल वगैरह को, तो उनके पास तो बेचारों के पास लाठी डंडे होते हैं, उनके पास तो पिस्टल तक का उनके पास प्रोविजन नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक आप उस स्केल पे बात नहीं करेंगे, इस तरह की चीजें हमारे देश में बढ़ती बिल्कुल रहेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और हालिया कई एग्जाम्पल भी हैं विदेशों में, कई जगहों पर जो आंकड़े कम हुए हैं या जहां पर क्राइम बहुत कंट्रोल्ड है, वहां की तस्वीरें भी काफी चीजें बयां करती हैं, जिससे हमें कुछ सुधार की जरूरत तो निश्चित तौर पर है। अंकुर घई साहब हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट भी हैं। सर, समाज में क्या कुछ चीजें हैं घुमा फिरा के, ये जो मामले जो हो रहे हैं आपराधिक, वो पहुंचते आप ही के पास है, आप उस वक्त क्या मनोदशा देख पाते हैं, क्या वजह आपको आप महसूस कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर और भी हमारे जो मेहमान हैं कुछ बता रहे हैं कि आवेश में आकर, या कुछ को लगता है कि शायद उन्हें जस्टिस न मिले, तो ये आप क्या महसूस कर पाते हैं वहां पर? जी अमृत जी, आपने एक बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, समाज में अपराध का बढ़ना। लेकिन इससे जानने के लिए पहले हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि अपराध दर बढ़ने का कारण क्या है। अगर हम समाज की बात करें, बेरोजगारी, आजकल का युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण गलत रास्तों पर चलते हैं। आर्थिक असमानता अपराध का आज की तारीख में एक बहुत ही मुख्य कारण है। गरीबी से जुड़े तनाव और असंतोष लोगों को अपराध की ओर धकेलता है। जैसे रविंदर जी ने कहा, शहरीकरण है, आबादी का बढ़ रही है, ये भी अपराध का कारण है। पुलिस बल के पास भी संसाधनों की कमी है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर हमें अपराध दर को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमारे को पुलिस बल का पुनर्गठन,
उसकी मॉडर्नाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर है, जैसे डॉक्टर कपिल जी ने और रविंदर जी ने बताया कि हथियार आ रहे हैं, कुछ असला आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, इसका मतलब है इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारे को पुलिस बल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हर लाख की आबादी पर कितने पुलिस वाले हैं और उनके पास 100 काम है, हम सब जानते हैं, चोरी से लेके, लड़ाई झगड़े से लेके, इंपॉर्टेंट क्राइम्स तक। लेकिन इस टाइम पे क्या हमारी सरकार ये सोच रही है कि समुदाय आधारित पुलिसिंग, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग भी बोलते हैं, उसकी ओर थोड़ा मुख किया जाए? अगर समाज को, समुदाय को पुलिसिंग के साथ जोड़ा जाए, उससे नशा मुक्ति अभियान भी चलाए जा सकते हैं, उससे शिक्षा और रोजगार के माध्यम भी पैदा किए जा सकते हैं। न्यायिक प्रणाली में सुधार तो बहुत जरूरी है। मैं एक वकील होने के नाते और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ये मानता हूं कि हमारे कानून में सुधार की जरूरत है। सख्त सजा चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, जो बहुत लंबा डिले ना करें, विटनेस आए, उसकी प्रोटेक्शन हो, उसकी गवाहियां हो, ये ना हो साल 2 साल बाद गवाह मुड़ के हमारे को मिले ही नहीं कि गवाह कहां चला गया। इसी तरह युवा अपराध, जब हम रोकथाम की बात करें तो हमारे को नए कानूनों की जरूरत है, और अपराध शुरू से रहा है। बिल्कुल जब से बिल्कुल, इंसान बड़े है, बदलाव की अपराध जरूरत है। है। लेकिन अंकुर साहब, एक सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे। आपके पास जो लोग पहुंचते हैं, क्या उनमें आपको रिग्रेट महसूस होता है कि वे पछता रहे हैं? मैं इसी बात पे ही आना चाहता था अमृत जी। हमारी जिस क्रिमिनोलॉजी, जो अपराध का विज्ञान है, इसके दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं। एक है उद्देश्य अपराध को रोकना, समाज में शांति बनाए रखना। एक है अपराधियों को सकारात्मक दिशा सुधारने का प्रयास करना। जब स्टार्ट हुआ तब सजा मेन था कि हमने अपराधी को दंडित करना है। उसके बाद आया सेकंड की प्रायश्चित, रेट्रिब्यूशन। जो अपराध उसने किया है उसको उसका प्रायश्चित भी होना चाहिए, और उसके लिए प्रायश्चित के साथ साथ एक डेटरेंस भी बहुत जरूरी है, ताकि समाज में और जो लोग इस केस देख रहे हो उनको पता चले ये कार्य नहीं करना है। लेकिन आज की जो सोच है कानून की भी, वो है रिहेबिलिटेट, सुधारात्मक सजा। इसके लिए आप अपराधी को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, मानसिक और भावनात्मक सहायता, जैसे डॉक्टर कपिल ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मसले का जिक्र किया है। सर, आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये चीजें घूम फिर कर वहीं पे पहुंच रही हैं, हमारे सहयोगी जुल्फिकार हैं हमारे साथ। जुल्फिकार, घुमा फिरा कर प्रशासन का एक्शन, जॉब, एजुकेशन, ये वो मसले हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या स्थिति है, जरा बताएं। चाहे हूँ उनमें सभी सकारात्मक बातें ये निकल के आई कि अपराध में अगर रोकना है तो जो समानता का विषय है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं दी गई हैं, अगर उसका सही तरीके से पालन हो जाए, कानून का सही तरीके से पालन हो जाए, तो अपराध में एक हद तक लगाम लगाई जा सकती है। और जो आवेश में आकर अपराध होते हैं, कि जैसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और पढ़ा लिखा व्यक्ति की जो दूरदर्शिता होती है, तो कोई भी कदम उठाने के पहले वो 4 बार सोचता है कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या हो सकता है। तो जब उसे कानून पर भरोसा होगा और कानून जब सही तरीके से उसका पालन होगा और न्याय सही समय पर मिलेगा, तो निश्चित तौर से ये घटनाओं में अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन हम बीते दिनों अगर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में जो पुलिस प्रशासन होता है या प्रशासन होता है या पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके दबाव में होता है, तो उसकी जो सच्चाई होती है, जो घटना जिस वजह से घटित हुई है, उसके तह पे ना जाकर जो निर्देश मिलते हैं उस आधार पर भी बहुत सारी घटनाएं होती है, जिस है पर कानून चलता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, और जिसका खामियाजा ये होता है कि धीरे धीरे करके एक वर्ग में या पूरे समाज में इस बात की चर्चा हो जाती है कि न्याय तो मिलना नहीं है, कानून का पालन होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपराध जो हैं, जब कोई भी व्यक्ति आवेश में आता है तो इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं, जिसको रोकने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा कि कानून पर भी, संविधान पर भी, समानता पर भी, आर्थिक समानता, इन तमाम विषयों पर सोचना होगा और उसको इम्प्लीमेंट कराना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। रविंद्र उपाध्याय जी, वक्त कम है, सर एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, कहां से इसकी शुरुआत करनी चाहिए? क्या आपराधिक मानसिकता पर प्रहार या सुधार की कोशिश, किससे ज्यादा फर्क आप देखते हैं? नहीं, दोनों चीज अच्छी है। डॉक्टर गई साहब ने और डॉक्टर कपिल साहब दोनों ने अपनी अच्छी अच्छी बातें रखी।
सुधारात्मक प्रयास तो जारी रहना चाहिए, किसी समाज के अच्छे निर्माण में अच्छी इनकी भूमिका होती है। लेकिन जहां तक यह देखिए, तत्कालिक आवेश में चाहे कोई बड़ा आदमी हो, गरीब आदमी हो, किसी तरह का कोई आदमी, तत्कालिक आवेश में जो अपराध होता है उसकी इसके संबंध में अपने यहाँ चर्चा न करें, क्योंकि यहाँ जो 7 हत्याएं हुई हैं उसमें 7 हत्या में अगर आप देखेंगे तो एक किराएदार रहते हैं, तो उसके ऊपर शक है पुलिस को कि बुजुर्ग दंपति उसने हत्या की। तो यहाँ तो आवेश वाली कोई बात है। यहाँ 2 केवल मसले एक ऐसे तेलीबांधा का और एक शायद आपने जब बिल्कुल इस मामले में भी ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन का एक्शन अगर बेहतर तरीके से हो, जो आंकड़े भी सामने आए हैं देश और दुनिया के बाकी जगहों से, उससे एक बड़ा फर्क पड़ता है। और दूरदर्शी योजनाओं के साथ हमें एजुकेशन के साथ जॉब पर भी ध्यान देना होगा और समाज में इस मानसिकता को तोड़ने की कोशिश करनी होगी। तभी हम एक बेहतर, एक शानदार और बेहतर माहौल में जी पाएंगे, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा माहौल हम दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र उपाध्याय जी, डॉक्टर कपिल काकर साहब, अंकुर घई साहब और जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर सरकार को और प्रशासन को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार।